हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 15 दिसंबर के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज की डिस्कशन में हम 3 आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे, 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल बात करेगा क्लाइमेट चेंज के बारे में, जिसमें कैसे हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं जो कि क्लाइमेट रिजिलियंट हो। दूसरा आर्टिकल सोलर पावर के बारे में बात करेगा और तीसरा बात करेगा इंडिया चाइना फेस ऑफ के बारे में। पहला आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है क्लाइमेट रिजिलियंस के बारे में, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे भोपाल और जयपुर का एग्जाम्पल देके जो ऑथर है ये बता रहे हैं कि कैसे बेहतर तरीके से इंडिया एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकता है जो क्लाइमेट चेंज और उससे रिलेटेड समस्याओं से लड़ सकें। तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल। देखिए, पहला आर्टिकल बात कर रहा है क्लाइमेट रिजिलियंस बढ़ाने के लिए, और इनका अप्रोच है कि हम वो तभी कर पाएंगे जब हम एक कलेक्टिव स्टेप लेंगे, यानी केवल 1-2 स्कीम्स लाकर नहीं। प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, म्यूनिसिपैलिटीज़ और शेयर्ड अर्बन स्पेसेस बनाकर ही हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं। क्या है ये कहानी पूरी, अब जरा ये देखें। पहली बात यह कि क्या चीज़ हुई थी, क्या होता है क्लाइमेट चेंज, और कुछ जो की टर्म्स हैं वो क्या होता है, पहले वो डिफाइन कर लेते हैं। नॉर्मली जो कॉन्टेक्स्ट है इस आर्टिकल का, किस परिप्रेक्ष्य में सेट है, तो वो ये है कि इसी साल नवंबर में COP UNFCCC की 27th कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहाँ हुई थी 27th कॉन्फ्रेंस? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर ऑन क्लाइमेट चेंज की 27 समिट कहाँ हुई थी? वो हुई थी शर्म शेख में, जो कि है इजिप्ट में। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकते हैं अक्सर। दूसरा कि इसके तहत इंडिया ने एक लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान अपना अनवील किया कि भाई हमारे पास एक लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान है जिसके तहत हम मिटिगेशन और एडेप्शन की बात करते हैं। पर आपको पहले ये पता है कि मिटिगेशन क्या होता है, एडेप्शन क्या होता है, और एक नेट ज़ीरो एमिशन रीच करने की बात की गई है। तो मिटिगेशन, एडेप्शन और नेट ज़ीरो क्या होता है, पहले ये क्लैरिटी है आपके पास या नहीं? तो इन पे ज़रा बात कर लेते हैं। नेट ज़ीरो, देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के 2 तरीके हैं। एक, क्लाइमेट चेंज में मान लीजिए गैसेस क्रिएट हो रही हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है। तो अब 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला, जहाँ ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है आप उसको रोक दो, उसे बंद कर दो। ठीक है, यू हैव टू स्टॉप द कॉज, और उस प्रोसेस को रोक दो। तो अगर आप जो मिटिगेशन के लिए स्टेप लेते हैं, उसे कहते हैं कैसे ग्रीन हाउस गैसेस को रोका जाए, कैसे आप उन फैक्ट्रीज का स्ट्रक्चर चेंज करें जहाँ से पोल्यूशन फैल रहा है। वो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ योर मिटिगेशन। यहाँ जो सोर्स है आपने उसके ऊपर हमला किया और उसको होने से रोका, वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, उसको मिटिगेट करने का प्रयास। लेकिन क्योंकि कई 100 सालों से पोल्यूशन हो रहा है, से इंडस्ट्रियलाइजेशन, कुछ चीज़ें हैं जो अब बदल नहीं सकती। तो क्योंकि वो बदलाव हो ही नहीं सकता, तो उसके हिसाब से आपको अपने आप को थोड़ा अडेप्ट करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करना पड़ेगा। अब गर्मियाँ आती हैं तो 47 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। वो आप कितना भी क्लाइमेट चेंज से लड़ लो, कल को जाके टेम्परेचर कम नहीं हो जाएगा। तो वहाँ पर अपनी अर्बन सिटीज़ को आपको अडेप्ट करना पड़ेगा इस तरह से कि वो बढ़ती हुई गर्मी को अच्छे से झेल सके। तो यहाँ एडेप्शन मैकेनिज्म एक बताया हुआ है, कैसे जयपुर, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर कैसे आप अपनी अर्बन सिटीज़ का टेम्परेचर कम कर सकते हो, ताकि वहाँ पर आपका जो ग्रीन जोन है वो ज़्यादा बढ़े। तो आपको आई होप पता चल गया होगा मिटिगेशन और एडेप्शन में क्या फ़र्क है। तीसरी बात की गई कि इंडिया ने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट जो अपना शो किया, विच वॉज लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, कि कम कार्बन उत्सर्जन के साथ हम कैसे लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट करेंगे। इसके लिए इन्होंने एक अपना पूरा फ्रेमवर्क बताया जिसके थ्रू ये नेट ज़ीरो एमिशंस तक पहुँचेंगे। अब नेट ज़ीरो एमिशंस का मतलब ये होता है कि जितना अगर आप गैस प्रोड्यूस एक जगह कर रहे हैं, उतना ही आप कहीं और से कम कर रहे हैं। नेट ज़ीरो मतलब कुछ नया ऐड नहीं कर रहे हैं। नेट ज़ीरो इमोशन मतलब ये नहीं है कि इंडिया में अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ही नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना आप कहीं से हटा भी रहे हैं एनवायरमेंट से। दैट इज़ नेट ज़ीरो। यानी आपने एक फैक्ट्री खोली जिसमें लेट्स से इतनी अमाउंट ऑफ गैसेज या कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, 100 मान लीजिए 1000 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाली आपने एक फैक्ट्री खोली। उसके बदले में आप कुछ ऐसा एक ग्रीन मेट्रो स्टार्ट कर देंगे या कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेंगे जिससे एनवायरमेंट से उतने ही आप कार्बन प्रोडक्शन कम कर दो या पेड़ लगा दोगे। तो इस तरह का एक ऑप्शन होता है जिसे कहते हैं हम नेट ज़ीरो, ताकि नेट ज़ीरो क्रिएट हो जाए। ऐसा नहीं कि आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे, जितना कर रहे हो उसको कहीं और से भी आप हटा रहे हो। ये कोशिश है, नेट ज़ीरो पहुंचना इंडिया का टारगेट है, जिसके लिए जो डॉक्यूमेंट आया विच वॉज लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का जो पेपर है वो शो किया गया कहाँ पर, शर्म शेख में, जहाँ पे 27th कॉन्फ्रेंस हुई थी UNFCCC की। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब समझते हैं कि क्या स्ट्रेटजी की बात की गई है।
इसमें 3 टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान दिया गया है, जिसमें कि इन्होंने कोशिश करी है कि ये फोकस करेंगे कि एडेप्शन, रिसोर्स एफिशिएंसी और अर्बन प्लानिंग के बारे में। यानी जब आप शहर को प्लान कर रहे हो तभी आप उस समय ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ कि पहले से वो अडेप्टेड हो, कि अगर आपने पूरी शीशों के घर बना दिए पूरे शहरों में जो इंडिया में बनते हैं, तो धूप बढ़ रही है, धूप उसमें फंस जाती है। जब आप शीशों के मकानों में जाते हैं तो जनरली बिकॉज ग्लासेस के अंदर जब सनलाइट आती है उसे हम कहते हैं ग्लास हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस इफेक्ट भी जिसे आप कहते हैं, यानी धूप अंदर आ जाती है ग्लासेस जो शीशे के मकान होते हैं और फिर उनमें से हीट निकल नहीं सकती, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ये असल में यूएस में फॉलो होता है क्योंकि वहाँ का वेदर ऐसा है। इंडिया में वैसा हम फॉलो कर रहे हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। तो वहाँ पर अगर आप प्लानिंग के लेवल पर ही पहले एडेप्शन मैकेनिज्म को फॉलो करो, रिसोर्स जो भी आपके पास है उसको एफिशिएंटली यूज़ करो, ग्रीन स्पेसेस क्रिएट करो, तो आप अपने आप जो आपका स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, ज़्यादा क्लाइमेट रिजिलियंट बिल्डिंग्स बन जाएंगी आपकी। और फाइनली ये सब करने के लिए आपको कहाँ फोकस करना चाहिए? आप सेंट्रल लेवल पे फोकस करोगे तो अचीव नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको जो आपके की पॉइंट्स हैं, सबसे लो लेवल पे जो है, सबसे ग्रास रूट लेवल पे कौन है? म्यूनिसिपैलिटी, जहाँ पर फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है विच इज़ योर म्यूनिसिपैलिटी। तो फोकस ये कि म्यूनिसिपैलिटी लेवल पर सर्विस डिलीवरी आप ढंग से करो, वहाँ पर आप फोकस करो। उसके बाद आप प्लानिंग और जो आपकी स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव करो। और तीसरा, इन दोनों को साथ लेकर आप एक प्रॉपर एडेप्शन का नेटवर्क बनाओ अपने अर्बन प्लानिंग में, ताकि ठीक से आप चीज़ों को बदल पाओ। इसके अंदर देखिए होता ही है कि गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स लॉन्च करी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने भी जो अपने ऑब्जेक्टिव्स उनके लिए लॉन्च किया। उजाला मिशन जो एलईडी बल्ब का था वो भी एक मिशन था जो काफ़ी काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज के मामले में। से कई सारी स्कीम्स हैं, लेकिन जो हमारा ये लॉन्ग टर्म लो कार्बन का जो ये मिशन है, इसको पूरा करने के लिए ये कहा जाता है कि हमें ज़रूरत है डेटा ड्रिवन अप्रोच की। डेटा ड्रिवन अप्रोच क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास प्रॉपर डेटा नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं होगा कि आपके किस एक्शन से कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो आपको अगर एक्शनेबल डेटा होगा आपके पास कि एक्शन लेने के बाद कितना प्रभाव पड़ा किस क्षेत्र में, तो आप बेहतर स्टेप ले पाएंगे। सो आपके पास स्पेसिफिक एक्शन और उस एक्शन और उस इंटरवेंशन से क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितना बदलाव हो रहा है, अगर ये पता है तो आप उस हिसाब से अपने फाइनेंसेस को, अपने खर्चों को उस तरफ डाल सकते हैं जहाँ जिन खर्चों से आप ज़्यादा से ज़्यादा अडेप्शन, क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस बढ़ा सको, ना कि उन चीज़ों के ऊपर जहाँ पर रिजल्ट ज़्यादा आ नहीं रहा। तो इसी में यह बात भी की गई है कि शहरों को बेहतर तरीके से प्लान करना, बेहतर तरीके से इनके लिए इंस्ट्रूमेंट बनाना, ताकि ना सिर्फ जो हम अपने नए शहरों को और ज़्यादा चमकीला और ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं, इनके अलावा दे ऑल्सो हैव अ रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। प्लस ये भी हमें देखना होगा कि वो इन्वेस्टमेंट रेडी हो, कि कोई कंपनीज अब क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, तो वो इन्वेस्ट कर रही है, बिल्डिंग्स तो बन रही है, शहरों में लोग आ भी रहे हैं, हमें उम्मीद है कि और ज़्यादा अर्बनाइजेशन हमारे देश की होगी, तो अर्बन सिटीज़ में जो मूवमेंट होगी लोगों की, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट भी करेंगे। तो क्यों ना वो इन्वेस्टमेंट इस तरह से हो कि उसमें ही हमें ग्रीन कंपोनेंट ऐड कर दें, कि वो क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसके लिए जो अप्रोच ये हो सकती है कि एक यूएन हैबिटेट की अर्बन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क है, जिसके तहत जो म्यूनिसिपल कमिश्नर्स हैं या अर्बन प्रैक्टिशनर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको वो प्लानिंग और मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे इंडियन सिटीज़ की। इसके तहत कि जो भी इंटरसेक्टोरल डेटा यानी अलग अलग एरियाज़ के जो डेटा हैं उनको वो कैप्चर कर पाएंगे, उनको माप पाएंगे वो कि ये जो शहर है, मान लो अब जयपुर का एग्जांपल लो, दिल्ली का एग्जांपल लो, कि एक पर्टिकुलर पोजीशन में ये शहर कैसा परफॉर्म कर रहा है, अगर हम कुछ बदलाव करते हैं तो क्या बदलाव देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता चले कि भाई अगर हम एक स्टेप लेते हैं और इस किसी एक पर्टिकुलर म्यूनिसिपैलिटी में आपने लोगों को इंसेंटिव दिए कि वो इलेक्ट्रिक कार्स खरीदें, इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदें, या आपने बसेस में कुछ नया चीज़ ऐड किया जिससे लोगों ने बसेस को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करना स्टार्ट कर दिया, तो वो मैट्रिक आपके पास है, वो डेटा आपके पास है, उससे आप ये भी देख सकते हो कितना आपका क्लाइमेट चेंज में प्रभाव पड़ रहा है, कितना आपका सिटी स्ट्रक्चर बदल रहा है, उसको फिर आप यूज़ कर सकते हो बाकी शहरों में भी। सो ये एग्जांपल डेटा ड्रिवन अप्रोच में दिया जाता है, ठीक है। इसमें इन्होंने जो दो शहर जिनका एग्जांपल लिया वो है भोपाल और जयपुर। पहली बात की गई है भोपाल की। भोपाल में इन्होंने कहा है कि 19% जो है भोपाल का जो ग्रीन हाउस गैसेस शहर में उत्सर्जित होता है वो मेजरली होता है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन से, यानी शहरी जो आपका यातायात है वो मैक्सिमम आपके लिए जो ग्रीन हाउस गैस वो उत्सर्जित करता है। तो भोपाल को क्या चाहिए? भोपाल को चाहिए कि जो आपका अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है इसको वो चाहता है कि नॉन मोटराइज जो होता है, जिनमें मोटर नहीं लगी होती, यानी गैसेस उत्सर्जन कम होगा,
ये कैसे हो सकता है, आप कहोगे कि भाई इतना मॉडर्न शहर तो भोपाल नहीं है। पर द पॉइंट इज दिस, अगर आप जनरली भी देखो तो बैटरी वाले जो रिक्शाज होते हैं, जिसे आम भाषा में कहा जाता है, पर वो इलेक्ट्रिक रिक्शाज होते हैं, चाइनीज ही सही, पर उनका एक बड़ा शहर होता है, बड़ा एक उनका एक बड़ी रीच होती है शहर में। तो भोपाल ने कोशिश की है कि वो नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट के ऊपर फोकस करेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जो मान लो अपने पब्लिक बाइक पे फोकस कर रहे हो, बाइक को चार्जिंग के लिए डॉकिंग चाहिए होगी, वो केवल अपने 24% पॉपुलेशन को दी हुई है। आपके आधे शहरों के ऊपर फुटपाथ नहीं है, तो फुटपाथ नहीं होने की वजह से लोग पैदल चल नहीं सकते। कोई अगर आपके शहर में रोड पे फुटपाथ नहीं हो तो आप पैदल नहीं चलोगे, आप किससे मैं टकरा जाऊंगा, तो आप क्या करोगे, आप फिर अपनी गाड़ी से आओगे, अननेसेसरी गाड़ी से जाओगे तो अननेसेसरी पोल्यूशन क्रिएट होगा। तो इसके लिए प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है जो हमारी स्ट्रीट्स हैं वो डिज़ाइन की गई हैं केवल गाड़ियों के लिए। भारत में सड़कें बनती हैं, गलियां बनती हैं गाड़ी चलाने के लिए। किसी भी जगह जाओ तो गाड़ियां चलाने के लिए सड़कें बनी होती है। आप कहोगे भाई सड़कें तो गाड़ियां चलाने के लिए होती हैं, तो वो कॉन्सेप्ट गलत है। हमें यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा शेयर्ड स्ट्रीट। शेयर्ड स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहाँ पर आप अपने शहरों में जो गलियाँ हैं, जो शहरों में जो सड़कें हैं, उनको सिर्फ गाड़ी के लिए या गाड़ी चलाने वालों के लिए ना बनाओ, आप उसको एक शेयर्ड स्ट्रीट की तरह बनाओ जहाँ पर सबका बराबर का अधिकार हो। यानी उसके साइड में फुटपाथ हो जहाँ पेडेस्ट्रियल चल पाए। आपने एक वहाँ पे डॉकिंग सिस्टम दे रखा है जिसके अंदर जो साइकिल के लिए अलग आपने स्पेस दे दिया, डॉकिंग स्ट्रक्चर दिया ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से आ रहे तो वो वहाँ चल पाए। उसके अंदर आपने शहर का स्ट्रक्चर ऐसा बिल्ड करते हैं कि लोग, ये सब तब होता है जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो सड़कों को इस तरह बिल्ड करो आपकी एक सड़क है जहाँ पे मोटराइज व्हीकल जाएंगी, लेकिन उनकी स्पीड लिमिट होगी, आप इतनी ही स्पीड पे चला सकते हो। आपके साइड में अलग स्पेसिफिकली फुटपाथ के लिए स्ट्रीट दी हुई है, आपने साइकिलिंग के लिए अलग स्ट्रीट दी हुई है, उसी में एक सब कॉम्पोनेंट सब पार्ट दिया हुआ है। उसमें अगर आप ई व्हीकल चलाते हो तो उनके लिए अलग अलग एक आपने एक मैकेनिज्म दे दिया कि वो ई व्हीकल चला रहा है उसकी अलग लेन है, वन वे लेन आपने साइड से दे दी छोटी सी। तो ये स्ट्रक्चर तब बिल्ड होता है जब आप सब कुछ पहले प्लानिंग के तहत ये सब करते हो, और इसमें आप फिर पेडेस्ट्रियन को इंसेंटिवाइज करना चाहते हो। अगर आप ऐसी सड़कें बना रहे हो तो जिस भी चीज़ को आप इंसेंटिवाइज करना चाहो, यानी आप चाहते हो लोग पैदल चलें, तो आप ज़्यादा स्पेस पैदल लोगों के लिए दोगे, गाड़ियों को कम स्पेस दोगे, साइड में स्पेस दोगे गाड़ियों को, बोलोगे स्पीड लिमिट कर दोगे। तो अगर किसी को वहाँ से नहीं गुजरना है इंपॉर्टेंटली कार से, तो वो कोशिश करेगी भाई कार से जाने में बहुत टाइम लग रहा है, लेट्स गो ऑन फुट, और वो पैदल आएंगे। इससे पेडेस्ट्रियल स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस होगा और लोग या तो जो ई व्हीकल्स हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये एग्जाम्पल होते हैं शेयर्ड स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट। और इसमें आप ये भी करते हो कि आप अलग अलग इलाकों में ग्रीन स्पेसेस बनाते हो, और जो एरियाज जहाँ पर अभी इकोनॉमी एक्टिविटी नहीं हो रही है या फिर जो एरिया ऐसे खाली पड़े हुए हैं उनमें कुछ आप डेवलप करोगे, जिसको उन गलियों से जोड़ोगे ताकि लोग वहाँ जाके बैठ भी सकें और चीज़ें डेवलप कर पाएँ। तो ये सिस्टम होता है जिसके अंदर आप कई जो एग्जाम्पल सिर्फ रोड के ही नहीं, यानी जब आप एक पब्लिक स्पेस क्रिएट करते हो, शेयर्ड स्ट्रीट क्रिएट करते हो, इनमें आप अलग अलग तरीके से ये ऑप्शंस भी क्रिएट करते हो ताकि आपका जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो हो पाए। जिसमें आप सड़कों का ऐसा प्लान कर रहे हो, आपने वर्टिकल गार्डनिंग का एग्जाम्पल ले लिया, यानी जो आपकी कई दीवारें हैं या ब्रिजेस हैं उनके ऊपर आपने वर्टिकल जो पेड़ लगाए जाते हैं ये लगा लिए, जिससे ग्रीन हाउस एमिशन कम हो। तो भोपाल में स्मार्ट सिटी जो मिशन है, इसने इस स्ट्रक्चर पे बहुत इन्वेस्टमेंट करी है नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट के ऊपर, और ये किया तो है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वहाँ पर है वो उतना हाई लेवल का नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज सब ऑप्टिमल, उस तरह का नहीं है जितना होना चाहिए। तो अगर आप प्लानिंग म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, वो भी फोकस रखो, स्मार्ट सिटी मिशंस भी रन करो, अगर वो साथ साथ रन हो, प्रॉपर डेटा ड्रिवन, आप जो आपके पास डेटा है उसका इस्तेमाल करो, तो जाकर आप बेहतर तरीके से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो एनएमटी नेटवर्क को बढ़ाने के लिए आपको और ज़्यादा लैंड यूज़ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि भाई आपके शहर की जो ज़मीन है, जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, जो अनयूज स्पेस है, जब तक आप उसको अपने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं करोगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं हो पाएंगी। तो जो स्पेशल एनालिसिस है कि किस जगह पे कहाँ क्या करने से आपके लिए बेटर आउटपुट आ सकते हैं, उसके लिए आपको क्लैरिटी चाहिए, और उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट अलग अलग मिशन से लेके आए ताकि बेहतर अर्बन वैल्यू क्रिएट हो, तभी जाकर आप आगे बढ़ पाओगे। फिर एग्जाम्पल आता है राजस्थान का। ये तो देखिए हमने देखा कैसे आप प्लानिंग और रोडवेज और सड़कों का अर्बन स्ट्रीट का स्ट्रक्चर क्रिएट करके या फिर शेयर्ड स्ट्रीट बनाकर चीज़ों से उसको सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली उस तरह जयपुर के पास एक अलग समस्या है। जयपुर एक राजस्थान में है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि क्लाइमेट चेंज को लड़ने के लिए इन्होंने अपने लिए ये कोशिश करी कि जो ओपन स्पेसेस हैं, यहाँ देखा गया कि अगर कोई ओपन स्पेस है जहाँ पर ग्रीन कवर है या पेड़ है
या फिर पार्क्स हैं, वहाँ पर जो एरिया है वो 1.25 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ठंडा होता है कंपेयर टू जो जहाँ लोग रहते हैं। क्योंकि जहाँ लोग रहते हैं, जो घर होते हैं जहाँ पेड़ वेड़ नहीं है, वहाँ पर हीट का सिंक बन जाता है, यानी धूप आती है, गर्मी आती है और गर्मी वहाँ फंस जाती है। अगर पेड़ है कहीं और ग्रीनरी है तो वहाँ पर पेड़ के लिए जो गर्मी है उसके लिए एक प्रॉपर गर्मी को निकलने के लिए भी ऑप्शन रहता है। ठीक है, सनलाइट विल रिफ्लेक्टेड बैक और इतना हीट ट्रैप नहीं होता, फंस नहीं जाती धूप या गर्मी की जगह पर। तो यहाँ देखा गया कि अगर आप ओपन स्पेसेस में और पार्क्स पे इन्वेस्टमेंट करो तो आप बेहतर तरीके से एक गर्मी को कम कर सकते हो। वहाँ पर जो हीट है इट्स अ मेजर इशू इन जयपुर। सो अर्बन हीट आइलैंड का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है और इंडस्ट्रियल एरियाज जहाँ पर वहाँ पे और भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं जयपुर के लिए, जैसे आप शेड ट्रीज को प्लांट करो, अर्बन फॉरेस्ट बनाओ, जो कूल रूफ्स है उसका कॉन्सेप्ट लेके आओ। सिटी के लेवल पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करो ताकि जो माइक्रो क्लाइमेट है और एनवायरमेंट कंडीशन है उसको आप कंटेन कर पाओ। तो सवाल ये कि भाई माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है? जनरली हमें पता है क्लाइमेट एक लॉन्ग रेंज एरिया के ऊपर स्प्रेड आउट होता है। माइक्रो क्लाइमेट का मतलब हो गया कि मान लीजिए आप एक इलाके की बात करो, जैसे जयपुर में किसी एक लोकेशन की बात करते हैं, जिस इलाके में बहुत धूप ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर अगर आप 2 पेड़ बिल्ड कर दो आसपास। यहाँ एक बिल्डिंग है, शीशे की बिल्डिंग है, नॉर्मली यहाँ बहुत धूप पड़ा करती थी तो टेम्परेचर बहुत हाई रहता था। आपने देखा कि अच्छा ये इस इलाके का क्लाइमेट ज़्यादा हाई रह रहा है, तो आप एक आसपास एक पेड़ बिल्ड करोगे, यहाँ पर एक छोटा सा वाटर टैंक बना दोगे, तो नेचुरली इस जगह का जो माइक्रो क्लाइमेट है उस इलाके का बदल जाएगा। अगर कोस्टल सिटी है, कोई समुद्र है, तो वहाँ आप जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ के आसपास का क्लाइमेट बदलने के लिए उसके ऊपर फोकस करके जो वहाँ प्रॉब्लम है उस हिसाब से। तो जो जयपुर जैसा शहर है यहाँ पर फोकस किया जा रहा है माइक्रो क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल को सस्टेन करने के लिए, वहाँ पर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो किया जाए। अगेन ये तभी हो पाएगा जब आपको पता हो कहाँ पर क्या स्टेप बेटर लेगा, उसके बारे में आपके पास डेटा हो थोड़ा सा। ठीक है, और जो म्यूनिसिपैलिटी लेवल प्लानिंग है, जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है, वो वहाँ पर काम करे। तो जयपुर ने देखा कि लगातार वहाँ पे पोरस सरफेस बहुत ज़्यादा कम हो गए। पोरस सरफेस ये होता है कि जनरली जो होता है तरीका ये ऐसा होता था कि आसमान से बारिश आती थी, आपकी ज़मीन उसे सींचती थी, पानी फिर नीचे जाके आपके ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाता था। लेकिन उसके लिए वो होगा तभी ना जब वो पानी जो मिट्टी है उसके थ्रू ज़मीन के अंदर जा पाए। पर आपने अगर पूरे शहर के ऊपर टारमैक बिछा दिया, यानी सड़कें बना दी, सीमेंट से भर दिया, तो पानी सीमेंट से नीचे तो जा नहीं सकता, रिस नहीं पाता। सो जो पोरोसिटी है सरफेस की वो ख़त्म हो गई है। इसकी वजह से वहाँ पर अब जो बारिश होती है, अगर पानी बरस भी रहा है तो सारा पानी रन ऑफ कर जाता है, मतलब सरफेस से अंदर जाने के बजाय ऊपर से ही वो ख़राब हो गया। तो इसकी वजह से होगा ये कि लगातार अर्बन फ्लडिंग होती है और आपके पास ग्राउंड वाटर भी नहीं होता। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसके लिए जयपुर का एक कम्युनिटी रिचार्ज पिट, राजस्थान में, पूरे राजस्थान ऑलमोस्ट ये पहले भी फॉलो होता था ट्रेडिशनली भी, कि एक आप रिचार्ज पिट बनाओ कि नेबरहुड में आपने छोटे मोटे टैंक्स बना दिए, पार्क्स के आसपास बना दिए, ताकि जहाँ भी पब्लिक स्पेस है या फिर जहाँ रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटीज़ है वहाँ पुश कर सकते हो कि एक मैंडेटरी आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर आप रिचार्ज पिट्स बनाओगे, जिसके थ्रू पानी फिर जमा रह सके। अगर आप छोटा सा पॉन्ड या छोटा सा एक वाटर टैंक बनाते हो तो उसके आसपास ऑलरेडी अपने आप पानी जो है वो रिचार्ज होता है ज़मीन की तरफ। तो एक जगह आप बनाओगे, आपको छोटा सा होने से क्या होता है, तो ऐसे हर जगह बन जाएंगे, तो कई सारे छोटे छोटे जो ऐसे ऑप्शन, इट क्रिएट्स अ बिग इम्पैक्ट। और इसके अलावा मोबिलिटी कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आपने अटल जो आपकी मिशन है वो रिजनोवेशन ऑफ एन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत जिसे हम कहते हैं, इसके तहत भी लगातार ये कोशिश की गई है। पहले प्लानिंग का, पॉलिसी का ये इफेक्टिव स्टेप भी है कि हम ऐसे चीज़ें करें जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे। तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर, क्या इन्वेस्टमेंट कहाँ आनी है, तो वहाँ आप फोकस करिए भाई यहाँ हमें जहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रही है या फिर इस एरिया में अगर हम इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे, एडिशनल वैल्यू देंगे, तो लोग वहाँ के इन्वेस्ट करेंगे। तो इन तरह की चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप पूरी तरह से अलग अलग स्टेक होल्डर्स को साथ लाओगे, यानी इन्वेस्टर्स को, प्लानर्स को, आपके सिटी के लोगों को, सिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स को। तो इन सभी की जब तक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो इसमें गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, तब तक आप इस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि हमने 2 एग्जांपल देखे जहां भोपाल ने फोकस किया नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन पर, कर तो दिया कि हम नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन पर जाएंगे, पर उसके लिए आपने डॉकिंग सुविधा नहीं दी, आपने स्ट्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं किया। तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं है जो चुन के आ रहे हैं म्यूनिसिपैलिटी में, वो हमेशा चुन के आ भी नहीं सकते। तो आपको एकेडमिशियंस को भी लाना है,
जो NGOs हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सबको साथ आना पड़ेगा। तो जाकर फिर आपको इसके लिए सिटी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाने पड़ेंगे ताकि पता लग सके आपको कहाँ पर क्या स्टेप लिया गया, इससे क्या नतीजा निकला, ताकि फिर बाकी शहर भी उसको मिमिक कर पाएँ या उसको सीख के उससे अपने शहर में अडेप्ट कर पाएँ। तो ये जो अप्रोच होती है जहाँ आपके पास मैट्रिक है दिखाने के लिए, डेटा है दिखाने के लिए क्या चेंजेस आए, इट इज़ कॉल्ड विच स्टेप, इट इज़ कॉल्ड एज एविडेंस बेस्ड अप्रोच, जहाँ आपके पास पता है कि कौन सी सिटी में क्या बदलाव हो रहे हैं, ताकि बाकी जो वैसी सिटीज़ हैं जो सिमिलर क्लाइमेट या सिमिलर इश्यूज फेस कर रही है वो उनको अडॉप्ट कर पाए। तो ये अगर हम करते हैं तो हमारा कंसिडरेबल एडेप्शन मैकेनिज्म फॉलो होगा कि आपके शहर जो क्लाइमेट चेंज से ग्रस्त हैं, जहाँ गर्मी बढ़ रही है, वो नेचुरली दे विल हैव कूलर वेदर, प्लस यू विल हैव अ बेटर लेस गैस इमिटिंग अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, जो हमने भोपाल का एग्जाम्पल लिया। तो ये एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल ही जो शर्म एल शेख की जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है उसका जो स्पिरिट है उसके हिसाब से है। तो इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो भी है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया अपने लोगों में जो सबसे वल्नरेबल हैं उनको भी अकोमोडेट करे, और वो तभी हो पाएगा जिसके पास कार ही नहीं है, जिनके पास AC नहीं है, जिनके पास ऑप्शंस नहीं है कि वो और ज़्यादा मशीनें खरीद के अपने घर को ठंडा कर लें, उनको भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने मैकेनिज्म में और प्लानिंग में। तो ये था पहला आर्टिकल। अगला आर्टिकल बात करता है सोलर पावर के बारे में। हमें पता है लगातार पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट ने सोलर पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। कहा जा रहा था कि सोलर इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया, और इंडिया का कहना है कि आगे का जो इंडिया का जो 2030 तक इंडिया की जो आधी एनर्जी नीड्स है नॉन फॉसिल फ्यूल्स की, उनमें से 60% जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो उसका शेयर आएगा सोलर पावर के पास। यानी इंडिया जो आपके ऑयल और गैसेस के अलावा जो नॉन रिन्यूएबल है उसके अलावा जो भी एनर्जी क्रिएट करेगा उनमें ऑलमोस्ट 60% जो एनर्जी का शेयर है वो सोलर से ही आना था। लेकिन रिसेंट जो चीज़ें खुली हैं, जो रिसेंट डिस्क्लोजर किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, उसके बाद पता लगा कि इंडिया का सोलर पावर बहुत बुरी स्थिति में। यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? इंडिया ने फोकस किया था पहले क्या कि हम ढेर सारे सोलर पार्क्स बनाएंगे, राजस्थान में बनाएंगे, मध्य प्रदेश में बनाएंगे, बड़े बड़े सोलर पार्क्स। हमेशा हर बार एक न्यूज़ आती थी इस शहर ने उससे भी बड़ा सोलर पार्क बना लिया है। और 2014 में सेंटर ने अपनी सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट पॉलिसी भी लॉन्च करी थी, ताकि बड़े पार्क्स बनेंगे जिससे हम अराउंड, पहले प्लान किया गया था 20,000 मेगावाट तक बिजली उत्पादन करेंगे, बाद में टारगेट बढ़ा के अराउंड 400,000 तक आपने इसको 40,000 आपने मेगावाट तक इसको पहुंचा दिया था। 20,000 मेगावाट से इसको आपने 40,000 मेगावाट तक पहुंचा दिया था। पर रियलिटी ये है कि आपने अपने टारगेट को बढ़ा दिया, लेकिन अभी तक आपका केवल 10,000 मेगावाट ही पूरा हो पाया है। तो 2000 अगर आप देखो 17 में जो टारगेट है आपका 40,000 मेगावाट का, अभी तक केवल वो उनमें से 10,000 मेगावाट ही कमीशन हो पाया है। और गवर्नमेंट ने कहा क्यों हुआ ये, कि प्रोग्रेस बहुत कम हो रही है। पहले एक दिक्कत ये है कि जहाँ पर आपको सोलर पार्क लगाने होते हैं वहाँ पर आपको सोलर पैनल्स बिछाने के लिए ज़मीन का अधिग्रहण करना होता है, फिर उसका पूरा प्रोसेस है क्या वो जहाँ वो सोलर पार्क्स लगेंगे इज़ इट इन्वायरमेंटल सेफर एरिया और नॉट, उसके रखरखाव की बात आती है, क्लियरेंस की बात आती है, उसके फिर मेंटेनेंस की बात आती है। तो कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो स्पेसिफिकली 4 प्रोजेक्ट जो कैंसिल किए गए उनमें कुछ ये भी देखा गया कि कई लैंड एक्विजिशन में दिक्कत आई, इन्वायरमेंटल इशू आए, स्पेसिफिकली राजस्थान गुजरात में, जहाँ पर जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो चिड़ियाँ हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसके हैबिटेट को इनक्रोच कर रहे थे, इसलिए उनको परमिट नहीं दिया गया। और जो इंडिया की कोशिश थी मेगा पार्क की, उसमें ये प्रॉब्लम थी कि आपने टॉप टू डाउन अप्रोच रखी है, टॉप टू बॉटम अप्रोच, वन साइज फिट्स ऑल। वही जो हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया कि दैट यू हैव टू बी सेंसिटिव टू रियलिटीज़ ऑफ द रीजन जहाँ की आप बात कर रहे हो। तो आपको बॉटम अप अप्रोच रखनी पड़ेगी, ना कि टॉप बॉटम अप्रोच। तो अभी तक ये देखा जा रहा है कि इंडिया की जो कमिटमेंट थी कि 2022 के अंत तक इंडिया 1,75,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी गेन कर लेगा, उसमें से 1 लाख मेगावाट जो है वो सोलर पावर से आएगा। लेकिन अभी तक केवल 61,000 मेगावाट ही कैपेसिटी हमने इंस्टॉल करी है। और जो ये हमने कोशिश करी थी, हुआ ये था कि सोलर पावर को लेके कहा जा रहा था कि इसको ग्रिड पैरिटी मिल गई है। ग्रिड पैरिटी मतलब सोलर पावर का जो ऑपरेशन हो रहा है, जो कंपनियां हैं पावर कंपनियां, उसको जो कन्वेंशनल सोर्स होता है, जो आपके थर्मल पावर प्लांट से बिजली बन के आई, उससे कम रेट पर ही बेच पा रहे हैं, यानी उसी लेवल पर बेच पा रहे हैं जहाँ नॉर्मली जहाँ से हम बिजली उत्पादन करते हैं उस हिसाब से। मान लीजिए अभी एक थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ बिजली उत्पादित हो रही है, कोई कंपनी वहाँ से बिजली बनाकर लोगों के घर तक बिजली पहुँचा रही है।
ठीक है, सोलर पावर या हम बाकी चीज़ें क्यों इस्तेमाल नहीं करते थे, बिजली महंगी होती थी। तो कहा जा रहा था ग्रिड पैरिटी आ गई, यानी सोलर पावर से जो बिजली उत्पन्न हो रही है वो उसी रेट पे मिल रही है, उससे भी सस्ती मिल रही है जितनी आपकी थर्मल पावर प्लांट से जो बिजली उत्पन्न होती है उसके बराबर हम कहते हैं। तो आप हो गया, तब तो ये बिल्कुल सही हो गया, ग्रिड पैरिटी आ गई, रेट भी सेम हो गया। पर दिक्कत ये है, जब आप ग्रिड पैरिटी की बात करते हो आप एक चीज़ भूल जाते हो, गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है। तो जो सब्सिडी है असल में पर यूनिट कॉस्ट में आपको सब्सिडी भी जोड़ना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते कि बिना सब्सिडी के जो रेट है और सब्सिडी के साथ जो रेट है वो सिमिलर है। इसका मतलब जो रियलिटी हम देख रहे थे कि हमारे पास ग्रिड पैरिटी है, सोलर पावर उतना ही सस्ता है, उतना उस लेवल पे आ चुका है जितना कि हमें थर्मल पावर प्लांट से जो बिजली मिलती है उसी रेट पे मिलेगी, पर ऐसा नहीं है। डायरेक्टली गवर्नमेंट आपको उतना खर्चा नहीं लग रहा, पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। सो इवेंचुअली प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है। तो गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमी को अगर रिन्यूएबल के ऊपर बढ़ाना है तो रिन्यूएबल्स में और सोर्सेज जो है, न्यूक्लियर हो, सोलर हो, विंड हो, उन सभी को देखना होगा, उनकी वायबिलिटी, इकोनॉमिक वायबिलिटी दिखानी होगी। तो सोलर पावर कैन बी ए वायबल टूल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का, पर हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं दे सकता। आपको बाकी सेक्टर इंडिया इग्नोर नहीं कर सकता, विंड, न्यूक्लियर सब पे फोकस करना चाहिए। इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे भी फोकस किया था, जो एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बनाया गया था। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स आर गुड, इंपॉर्टेंट, बट वी नीड टू लुक बियॉन्ड सोलर एंड एक ही के ऊपर आप यू कैन नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। आप एक ही पे सब कुछ नहीं बरस के छोड़ सकते, आपको बाकी चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए। ये की कॉन्सेप्ट इस आर्टिकल में निकल के सामने आ रहा है। अगला आर्टिकल बात करता है अभी रिसेंट चाइना इंडिया जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दोबारा, जो हमने तवांग में देखा कि इनकर्जन्स हुए, ट्रांसग्रेशंस हुए फ्रॉम चाइना, उसके बारे में। तो लगातार हमने तो ये पता है कि चाइना लगातार कोशिश कर रहा है कि अपने आप को और एग्रेसिवली इंडिया को पुश करे। और लद्दाख की बात करें, चाहे अरुणाचल की बात करें, लगातार उनकी आर्मी बॉर्डर्स पे एंटर कर रही है। और अभी जो रिसेंट केसेस हुए अगेन तवांग के रीजन में हुए, तवांग सेक्टर और ज़्यादा सेंसिटिव है बिकॉज चाइना पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश तो क्लेम करता ही है, तिब्बत स्पेसिफिकली तवांग को बहुत ज़्यादा क्लेम करता है, क्योंकि इसकी कुछ जो कल्चरल जो लिंकेजेस हैं, वो तवांग रीजन है उसके कल्चरल लिंकेजेस तिब्बत के साथ बहुत ज़्यादा हैं। तो वो उस चक्कर में कि भाई तिब्बत में लोग जो हैं वो कहीं दोबारा विरोध प्रदर्शन ना कर दें, तो इसलिए वो चाह रहा है कि अरुणाचल और तवांग पूरा का पूरा वो कैप्चर ही कर लें, तो पूरा क्लेम कर रहे हैं। तो ये दोबारा एक इनकर्जन ट्रांसग्रेशन हुआ है बाउंड्री पर, और ये दिखाता है वो किस तरह से स्थितियाँ ख़राब हैं। इसी में 2020 में जब पहले जो चाइना की आर्मी थी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इसने लद्दाख के इलाकों में ये किया था। तो डेमचौक का रीजन आप देख लो या डेप्सांग का रीजन आप देख लो, तो डेमचौक और डेप्सांग दो रीजन थे लद्दाख में जहाँ पर ट्रांसग्रेशन हुए थे। फिर उसके बाद हमने देखा डोकलाम में जो भूटान का पार्ट है वहाँ पर ट्रांसग्रेशन हुए थे। रिसेंटली ये अगेन तवांग में। तो चाइना लगातार इनकर्जन कर रहा है। तो एक चीज़ जो एक इंपॉर्टेंट थ्योरी कही जाती है कि भाई क्यों आखिरकार चाइना इतना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो कह रहा है चाइना बहुत इनसिक्योर है तिब्बत को लेके, कि तिब्बत एक ऐसी जगह है जिसको लेकर काफ़ी समस्या रहती है, और इनका मानना है कि तिब्बत में आगे जाके कोई विरोध प्रदर्शन ना हो कम्युनिस्ट चाइना के खिलाफ, इसलिए वो तिब्बत की 5 फिंगर्स को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते हैं। 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत कहा जाता है। पहला लद्दाख, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा सिक्किम, और तीसरा जो आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो कहा जाता है ये 5 इलाकों पर पूरी तरह अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहता है, ताकि जो 5 फिंगर्स अराउंड दिस रीजन ऑफ तिब्बत है ये सब उनके इन्फ्लुएंस में रहे। तो पंजे को बचाना है तो उंगलियां को भी बचा के रखना पड़ेगा, तो इन्हें पूरा कंट्रोल चाहते हैं वो। तो इसलिए आपको दिखेगा नेपाल भूटान तो चलो अलग देश है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश हो, लद्दाख, सिक्किम हो या लद्दाख हो, यहाँ पर चाइना अक्सर ट्रांसग्रेशन करता रहता है। सिक्किम की बाउंड्री सेटल्ड है, फिर भी आपको वहाँ भी विवाद कभी कभी, पिछले बार जब कोविड के टाइम में उन्होंने बंद कर दिया था वो पास, ये दिखाता है कि चाइना इज ट्राइंग टू इंश्योर कि और ज़्यादा दबदबा अपना बना के रखे। यहाँ इस आर्टिकल में स्कॉलर ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जब तक हम इसको और सीरियसली नहीं लेंगे ये क्लैशेस लगातार होती रहेंगी। अभी जो अपोजिशन है उन्होंने लोग राज्यसभा में बॉयकॉट कर दिया क्योंकि उनकी बात सुनी नहीं गई, डिस्कशन नहीं हुई, गवर्नमेंट ने डिस्कशन नहीं की। तो लगातार ये चीज़ें बढ़ रही हैं, और ये सिचुएशन लद्दाख में जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है, और यहाँ तक कि जो अभी तक पिछले 20-25 सालों से जो शांति बनी हुई थी बॉर्डर्स के ऊपर, और दोनों पार्टीज ने डिसाइड कर रखा था कि चलो भाई यहाँ पर अभी हम इंडिया और चाइना का बॉर्डर जो है ना ये इतना बड़ा, ये डिमार्केटेड नहीं है। डिमार्केटेड मतलब यहाँ पर कोई तार बिछी भी नहीं कि भाई ये रास्ता है, ये इलाका हमारा, ये इलाका तुम्हारा। ये दोनों देशों के बीच में अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर भी। तो जैसे आपको पता अक्सर चीन चाइना के कब्जे में है। ये जो बॉर्डर हम यहाँ दिखाते हैं
इसका मतलब यानी यहाँ कोई तार बिछी हुई है या यहाँ कुछ रास्ता बना हुआ है, कुछ पिलर पोस्टिंग्स हैं, पर वो ऐसे खुले इलाके हैं, वो कोई भी आर्मी आ जा सकती है वहाँ पर, तो डिमार्केट नहीं हुआ है अभी तक, तो इस चक्कर में क्लैरिटी थोड़ी कम है। तो हर साल नॉर्मली पहले क्या होता था कि दोनों देशों के बीच में एक तरह से ये समन्वय बना हुआ था आर्मीज के बीच में कि दे विल क्रिएट अ बैलेंस, और वहाँ पर कोई बुलेट यूज़ नहीं होती है, इसलिए आपको दिखता है डंडे या हथियार से लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि अचानक चाइना की आर्मी ने लगातार ट्रांसग्रेशंस किए हैं, और जो बॉर्डर जहाँ पर विवाद नहीं था वो अचानक वो लाइव बॉर्डर बन गया, यानी वहाँ पर विवाद शुरू हो गए हैं। अभी इंडिया ने जो लद्दाख का रीजन जो मैंने आपको बताया, डेप्सांग और डेमचौक में, वहाँ पर पेट्रोलिंग शुरू नहीं की है, और वो इलाके थे डिसएंगेजमेंट जोन। देखिए गलवान में तो हमें पता ही है कि विवाद हुआ, तो डेप्सांग का इलाका था, क्यों, दौलत बेग ओल्डी, यहाँ पर इंडिया ने एयर स्ट्रिप बनाई थी इस इलाके में। तो चाइना को डर ये था कि इंडिया यहाँ पर एयर स्ट्रिप बनाएगा तो इंडिया के पास बहुत सारा एक्सेस हो जाएगा इस रीजन का, जो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। तो गलवान में हमने क्लैश देखा। पर अगर आप देखो तो चाइना ने किया क्या, चाइना ने अपना इलाका धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं वो, और चाइना की स्ट्रैटेजी जिसे हम कहते हैं सलामी टैक्टिक्स, यानी वो अपनी, जैसे उनका यहाँ इलाका है और इंडिया यहाँ पर इंडिया का इलाका है, तो चाइना यहाँ तक आ जाएगा, फिर चाइना की आर्मी वापस जाएगी और कहेगी चलो कॉम्प्रोमाइज़ करते हम थोड़ा, हम यहाँ आ गए, हम इस जगह आके बैठ गए। तो अब चाइना क्लेम करेगा कि हम आगे आए, आपकी बात मानी, हम थोड़ा पीछे भी खिसके, अब थोड़ा पीछे आप किसको, यहाँ पर जो रीजन है इसको हम बफर जोन बना देते हैं, आपकी आर्मी यहाँ रहेगी, हमारी आर्मी यहाँ रहेगी। जबकि चाइना की ऑफिशियल बाउंड्री इसी जगह पे थी, इसके बाद बफर जोन था, फिर इंडिया के सोल्जर्स थे, पर वो अंदर तक आ चुके हैं और धीरे थोड़ा सा पीछे खिसके, मतलब इतना इलाका जो उन्होंने कब्जा कर लिया। जैसे खेतों में मेड़ बना के लोग थोड़ी सी मेड़ काट के अपने साइड कर लेते हैं, उस तरह का सिस्टम यहाँ देखा जा रहा है। तो वो अब धीरे धीरे करके और एरिया कैप्चर कर रहे हैं। तो वो बफर जोन जो बनाए गए हैं वहाँ पर इंडिया को ज़रूरत है कि इंडिया और ज़रा एक्सेसिवली इसको सीरियसली ले, क्योंकि चाइनीज़ मिलिट्री ने कोई जो एक्शन लिया वो कम्प्लीटली यूनिलैटरल है, कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई अब कैसे बॉर्डर होगा और कहाँ तक हमारी रीच है, कहाँ तक इंडिया की रीच है। अभी तक हमने देखा लगभग 30 साल तक इस बॉर्डर पे पीस था। अब अचानक जो ये चाइना कर रहा है, ये सिर्फ एक मिलिट्री ही नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल चैलेंज भी है। तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इसके बारे में पहले ट्रांसपेरेंसी रखे। ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस इट शुड बी टेकन केयर कि चाइना क्या कर रहा है इसके बारे में लोगों को पता हो, अपोजिशन को पता हो। और देखा यह जा रहा है कि क्योंकि ये इतना ज़्यादा मुद्दा बढ़ चुका है ट्रांसग्रेशंस का, कि इसीलिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इनके बीच में फॉर्मल मीटिंग भी नहीं हुई रिसेंटली। जो दो मल्टीलैटरल समिट्स जहाँ हुई हैं, चाहे एससीओ की बात कर लो या ब्रिक्स की बात कर लो, ये लोग वहाँ मिले भी हैं, तो वहाँ पर भी इन लोगों ने मीटिंग्स इंडिविजुअली नहीं किए। नॉर्मली जब भी मल्टीलैटरल फोरम से मिलते थे तो इनके बीच में भी एक बायलैटरल मीटिंग होती थी। तो इसका मतलब ये है कि जो सिनेरियो बन चुका है इसमें इंडिया और चाइना आर एट लॉगर हेड्स विद ईच अदर, लेकिन इट कैन नॉट सस्टेन। अगर मैं आपसे पूछूं आगे क्या हो सकता है, तो हमें पता है कि हमें डायलॉग के थ्रू ही हमें इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। विदाउट डायलॉग वी कैन नॉट रीच एनी सोल्यूशन। सो डायलॉग रिजम्पशन के थ्रू ही इंडिया अपने प्रॉब्लम्स भी रख पाएगा, और जो पब्लिक है उसको आपको अवेयर कराना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। और गलवान में जब इंडियन 20 सोल्जर्स की जाने गई तो क्या सिनेरियोस था, क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट शांति बनाए रखेगी, इनका राइटर का कहना है कि इफ़ गवर्नमेंट कीप साइलेंट ऑन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो ये चीज़ें सॉल्व नहीं होगी। इंडिया नीड्स टू टेक इट इन पब्लिक डोमेन एंड मेक दिस एज अ प्रायोरिटी एरिया, कि वहाँ पर चाइना में जो भी हो रहा है उसको लेकर और ज़्यादा सतर्कता के साथ स्टेप लें। तो ये था आज का डिस्कशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।